ये कहानी है चंदन खेड़ा नाम के एक ऐसे गांव की जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर ओढ़ लेता था। गांव के लोग शहर की चकाचौंध से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते थे। लेकिन इस गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां परिंदे भी पर मारने से कतराते थे। वो था गांव का पुराना सब स्टेशन। अरे भाई, ये कैसा गांव है? अभी शाम के 7 भी नहीं बजे और ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया और अब ये बिजली भी गुल हो गई। अमन, जो शहर से इस गांव में बिजली की व्यवस्था सुधारने आया एक युवा इंजीनियर था, तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की हंसने बोलने की आवाजें आईं। वो बाहर निकला। गांव का एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कुछ बुजुर्ग और नौजवान बैठे थे। अमन उन लोगों रामू काका, ये रोज का क्या झमेला है? शाम होते ही पूरे गांव का फ्यूज उड़ जाता है क्या? मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूँ, जैसे ही अंधेरा होता है बिजली काट दी जाती है। आओ बेटा अमन, बैठो। शहर के लोग घड़ी देखकर चलते हैं, पर ये गांव डर की आहट सुनकर चलता है। यहाँ बिजली हम नहीं काटते, यहाँ की बिजली अपने आप बुझ जाती है। और यकीन मानो, इस अंधेरे में ही सबकी भलाई है। हाँ साहब, बिजली आएगी तो वो सब दिखने लगेगा जिसे कोई देखना नहीं चाहता। क्या काका आप भी इन अंधविश्वासों में पड़े हैं? मैं कल सुबह ही उस पुराने पावर हाउस जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। हो सकता है कोई तार ढीला हो या ट्रांसफॉर्मर पुराना हो गया हो। अमन की बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। हंसी जाक अचानक एक डरावनी खामोशी में बदल गया। रामू काका ने बड़ी गंभीर नजरों से अमन को देखने लगे। बेटा, तुम यहाँ नए हो, इसलिए तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानेंगे। काका, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, डरने नहीं। कल सुबह मैं वहां जाऊंगा और आप देखेंगे कि शाम को पूरा गांव रोशनी से जगमगाएगा। अमन वहां से पैर पटकता हुआ अपने क्वार्टर की तरफ चल दिया। उसे लग रहा था कि गांव वाले आलसी हैं और काम न करने के बहाने बना रहे हैं। उसने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। बाहर हवा तेज होने लगी थी। खिड़की के पुराने शीशे खड़खड़ा रहे थे। अमन ने सोने की कोशिश की, पर उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर नंगे पैर चल रहा हो, जैसे कोई गीले पैरों से बरामदे में टहल रहा हो। अमन उठा, उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। वहां कोई नहीं था, सिवाय दूर चलती हुई एक अकेली मशाल के, जो गांव के आखिरी छोर पर धीरे धीरे हिल रही थी। उसे लगा शायद कोई ग्रामीण होगा। वो वापस आकर लेट गया, पर जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे एक बहुत ही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी माँ बहुत बीमार है। अमन हड़बड़ा कर उठा। पूरा कमरा खाली था। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है, पर तभी उसके दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें हुईं। अमन बिस्तर पर बैठा हुआ था। तभी दरवाजे पर फिर से वही 3 दस्तकें हुईं। इस बार आवाज पे, साहब माफ करना, मेरा नाम सोमेश है। मैं पास के ही खेत वाले घर से आया हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें तेज बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस बारिश में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। साहब, मैंने सुना है आप शहर से आए हैं। आपके पास दवाइयां होंगी, कृपया मेरे साथ अमन चलिए। को एक पल के लिए अजीब लगा, पर एक बेबस बेटे की पुकार सुनकर उसका दिल पसीज गया। उसे रामू काका की बातें याद आई, पर उसने सोचा कि शायद कोई वाकई मुसीबत में है। देखो सोमेश, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ बिजली का काम देखने आया हूँ। पर हाँ, मेरे पास प्राथमिक उपचार की किट है। तुम डरो मत, मैं लेकर आता हूँ। क्या तुम्हारा घर बहुत दूर है? नहीं साहब, बस उस पुरानी पगडंडी के पार, जहां वो पुराना कुआं है। हम पगडंडी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। बस आप जल्दी चलिए साहब, वक्त बहुत कम है। अमन अंदर जाके कुछ दवाएं अपनी जेब में डाल दी और सोमेश के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वे क्वार्टर से बाहर निकले,
सन्नाटा और गहरा हो गया। गांव की गलियां सुनसान थीं। सोमेश आगे आगे चल रहा था और अजीब बात यह थी, सोमेश के चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। समीर को अपनी भारी चंपल की आवाज सुनाई दे रही थी, पर सोमेश जैसे हवा में तैर रहा हो। वे धीरे धीरे उस पुराने सबस्टेशन वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगे। वो रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई विशाल हाथ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। सुमेश, तुम लोग इस सुनसान इलाके में क्यों रहते हो? यहाँ तो बिजली के खंभे भी पुराने हैं। कल मैं इसी इलाके का मुआयना करने वाला था। साहब, हम वहां रहते नहीं हैं। हम वहां बंधे हुए हैं। बरसों से उस कुएं ने हमें कहीं जाने ही नहीं दिया। आप बस चलते रहिए, रास्ता थोड़ा कठिन है। एक और शिकार आज फिर कोई इस रास्ते पर आया है। सोमेश, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? आवाजों पर ध्यान मत दीजिए साहब, वो तो बस भटके हुए लोग हैं। हम पहुंच गए हैं। देखिए, वो रहा मेरा घर। अमन ने सामने देखा। एक पुराना घर दिखाई दे रहा था। घर के बाहर एक पुराना बिजली का खंभा टेढ़ा होकर गिरा हुआ था। अमन जैसे ही उस घर के आंगन में पहुंचा, उसे एक बहुत तेज सड़न की बदबू आई। ऐसी बदबू जैसे कोई चीज महीनों से वहां मरकर सड़ रही हो। साहब, अंदर चलिए। मां अंदर इंतजार कर रही है। और याद रखिएगा, अंदर जो भी देखें घबराइएगा मत। वो बस हमारी मजबूरी है। अमन का मन कह रहा था कि यहां से भाग जाए, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अंदर का नजारा देखकर अमन के हाथ पैर कांप गए। कमरे के कोने में जहां मकड़ी के जालों और धूल की एक मोटी परत जमा थी, कमरे के अंदर की हवा इतनी भारी और बदबूदार थी कि अमन को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो सड़न की महक अब असहनीय हो चुकी थी। एक पुरानी लकड़ी की खाट बिछी हुई थी, जिस पर एक सफेद चादर से ढकी हुई आकृति लेटी थी। सोमेश कहाँ हो तुम? यहाँ इतनी बदबू क्यों है? और ये तुम्हारी माँ, क्या ये सो रही हैं? कमरे में कोई जवाब नहीं आया। सोमेश, जो अभी तक अमन के ठीक बगल में खड़ा था, अब गायब हो चुका था। तभी खाट पर लेटी हुई उस आकृति में हलचल हुई। चादर धीरे धीरे नीचे खिसकी और एक अत्यंत बूढ़ी औरत का चेहरा सामने आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। आंखें धसी हुई थीं और रंगत बिल्कुल राख जैसी थी। उसने अपनी सूखी और पीली आंखें खोली और सीधे अमन की ओर देखा। आ गए बेटा। सोमेश कह रहा था कि शहर से कोई नया साहब आया है जो गांव का अंधेरा दूर करेगा। क्या तुम मेरा अंधेरा भी दूर कर दोगे? अमन के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके नाखून काले और लंबे थे और उसकी खाल हड्डियों से ऐसे चिपकी थी जैसे वो कोई कंकाल हो। जी माँ जी, सोमेश ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है, उसे बुलाइए, मैं दवाइयाँ लाया हूँ। दवाई? अब दवाइयों का वक्त गुजर चुका है बेटा। अब तो सिर्फ हिसाब का वक्त है। देखो देखो, बाहर उस खंभे को। वो खंभा आज भी प्यासा है। बाहर वही टूटा हुआ खंभा जो सोमेश के घर के बाहर गिरा था, अब अजीब तरह से चमक रहा था। अचानक कमरे की दीवार पर सोमेश की परछाई दिखाई दी, पर सोमेश वहां खुद मौजूद नहीं था। साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ क्यों लाया। ये कोई घर नहीं है, ये एक जेल है। 2 साल पहले जब ये खंभा गिरा था, तब गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने बिजली काटने की कोशिश नहीं की। मैं यहाँ तड़पता रहा। मेरी माँ मुझे बचाने आई, और वो भी इसी नीली बिजली की चपेट में। अमन ने देखा कि बूढ़ी औरत खाट से उठकर बैठ गई थी। तो तुम लोग मर चुके हो? सोमेश, मुझे जाने दो। मेरा इसमें क्या कसूर है? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया था। कसूर आपका नहीं है साहब। कसूर उस सिस्टम का है जिसने हमें
भुला दिया। पर आज रात वो खंभा फिर से जिंदा होगा। उसे एक बलि चाहिए ताकि गांव की बिजली हमेशा के लिए लौट सके। मेरी मां को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई इस खंभे को अपने हाथों से छुएगा और सारा करंट अपने अंदर सोख लेगा। अमन समझ गया कि सोमेश उसे बचाने नहीं बल्कि एक रूहानी सौदे के लिए यहाँ लाया है। वो बूढ़ी औरत अब अमन के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसके मुंह से निकलने वाली ठंडी भाप अमन के चेहरे को छू रही थी। डरो मत बेटा, बस एक बार उस तार को पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। सारा गांव रोशनी से नहा उठेगा। क्या तुम एक नेक काम नहीं करोगे? तभी अचानक अमन को ऐसा लगा जैसे वो किसी घर में नहीं बल्कि किसी कब्र के अंदर खड़ा है। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से भगवान का नाम जपने लगा। नहीं, ये झूठ है। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मुझे छोड़ दो। जैसे ही अमन ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि सोमेश और उसकी मां उसके सामने खड़े होकर उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी। तभी बाहर से एक जोरदार बिजली कड़की और पूरे घर में एक नीली रोशनी फैल गई। अमन ने देखा कि सोमेश का हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाहक रहा था। अमन की सांसें धोखनी की तरह चल रही थी। वो कमरे के एक कोने में दुबक गया था। सोमेश का हाथ, जो किसी ठंडी बर्फ की सिल्ली जैसा था, अमन की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। कमरे की हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि अमन के मुंह से निकलने वाली भाप उसे साफ दिखाई दे रही थी। वो बूढ़ी औरत खाट पर बैठी बैठी अब किसी बेसुरी आवाज में रोने लगी थी, पर वो रोना दुख का नहीं बल्कि एक भूख का था। सोमेश, रुक जाओ। तुमने कहा था कि तुम अपनी माँ के लिए मदद चाहते हो। क्या किसी बेगुनाह की जान लेना ही तुम्हारी मदद है? अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम में और उन गांव वालों में क्या फर्क रह जाएगा जिन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की थी? अमन की बात सुनकर सोमेश का हाथ एक पल के लिए हवा में ही रुक गया। उसकी काली आंखों में एक पल के लिए दर्द की चमक दिखाई दी, पर अगले ही पल वो फिर से पत्थर जैसी कठोर हो गई। घर की दीवारों से अब गीली मिट्टी झड़ने लगी थी और खिड़कियों के बाहर वही नीली बिजली अब और तेज कड़क रही थी। साहब, यहाँ कोई बेगुनाह नहीं है। खामोश रहना भी एक जुर्म है। जब मेरा दम घुट रहा था तब सब अपने घरों में दिए जलाकर बैठे थे। आज तुम्हें उस बिजली को महसूस करना होगा जिसने हमारे सपनों को जलाकर राख कर दिया। अमन मौका देखा और बिना सोचे समझे सोमेश के बगल से बाहर की ओर भागा। मुझे भागना होगा यहाँ से दूर, गांव की तरफ। अगर मैं उस कुएं के पास पहुंच गया तो शायद गांव वाले मुझे अमन देख लें। बारिश और कीचड़ में फिसलते हुए भाग रहा था। पीछे से उसे सोमेश की डरावनी हंसी और उस बूढ़ी औरत के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो पगडंडी अब किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। अमन जितनी तेज भागता, उसे ऐसा लगता कि वो वापस उसी पुराने घर के सामने आ गया है। तभी भागते भागते वो उस पुराने कुएं के पास पहुंचा जिसे गांव वाले यम का द्वार कहते थे। कुआं गहरा और काला था और उसके चारों ओर वही पुरानी बिजली के तार लिपटे हुए थे। अमन रुक गया। कुएं के अंदर जहां पानी नहीं बल्कि काले धुएं जैसा कुछ उबल रहा था। समीर, रुको मत, हमारे पास आओ। यहां बहुत शांति है। यहां कोई बिजली नहीं, कोई अंधेरा नहीं।